यूपी गेट जहाँ हमारे साथ बताएं, सरकार कह रही है कि कानून को समझ में नहीं, तो ऐसा क्या है कानून में तो आप लोगों को समझ नहीं आता? भाई हमारी समझ में तो पहले ही आ गया था, तभी तो आंदोलन शुरू किया था। सरकार को तकलीफ यही हो गई कि हमें सब समझ आ गया है। अगर समझ नहीं आता तो ये आंदोलन नहीं होता। किसी को अच्छा नहीं लगता आंदोलन करना, अपने घर परिवार बच्चों को सबको परेशान करना, लेकिन ये सरकार है जो लगातार परेशान करती जा रही है और धर्म के नाम पर एक भ्रम फैला रखा है और उसको परोसती जा रही है और उसकी आड़ में धीरे धीरे देश का सफाया करती चली जा रही है। जो लगातार देखने मिल रहा है, लगातार सरकारी संपत्तियों को बेचा जा रहा है, देश निजीकरण की ओर बढ़ गया है और आज सरकार धर्म के नाम पर बार बार धर्म के नाम के मुद्दा उठाकर देश का सफाया कर दिया है। तो हमें ये कृषि कानून पूरा समझ आ चुका है। देखिए, क्रांतिकारी समाजवादी वतन चाहते थे और समाजवादी वतन के 4 स्तंभ होते हैं जो मैं आपको बता देता हूँ। पहला होता है आधार। आधार मतलब भूमि। अब ये जो शर्ट मैं पहने हूँ, ये शर्ट आप अगर मैं कहूँ कि ये शर्ट को आप खरीद सकते हैं हम और आप, लेकिन इसको बनाते कौन है? पूंजीपति। लेकिन इसकी कपास कहाँ से आती है? जमीन से, आधार से। समाजवाद में पहले आधार होता है, फिर श्रम होता है, फिर साहस होता है, फिर पूंजी होती है। लेकिन ये सरकार इस आधार को उल्टा चलाना चाहती है, मतलब हमारे देश की आवाम को उल्टा चलाना चाह रही है। ये पहले पूंजी ले आई है इसमें। अब बताइए, ये पूंजी के सहारे देश का साहस, श्रम और अब आधार भी छीनना चाहती है, मतलब जमीनें छीनना चाहती है इस कानून के तहत। इस कानून में इतना काला है, मैं आपको बड़े छोटे छोटे इश्यू में बता देता हूं कि पहला काला कि राज्यसभा में जिस तरीके से ध्वनिमत से पारित हुआ, माइक ऑफ कर दिया गया, वो दिन ही काला हो गया था कि ऐसा इतिहास में पहली बार हुआ। दूसरा काला सुन लीजिए, ये गैर संवैधानिक तरीके से बिल आया है। जिस बिल को राज्य सरकार द्वारा लाना था वो केंद्र सरकार लेकर आई है। तीसरा ये है कि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग हो जाने पर जब आप अनाज को उसकी क्वालिटी बेस पर आप उसको लेने से मना कर देगी कंपनी, तो वो उसको कहाँ बेचेगा? क्योंकि आप उसके सरकारी मंडी के पैरेलल एक प्राइवेट मंडी खड़ी कर रहे हैं। तो भाई सरकारी मंडी के पैरेलल जब प्राइवेट मंडी खड़ी करी जाएगी तो कंपटीशन में सरकारी मंडी टिक नहीं पाएगी और वो ध्वस्त हो जाएगी। जैसे BSNL खत्म हो गया जियो के आते ही, फिर वो बंदा कहाँ जाएगा किसान उसे बेचने के लिए? मजबूरन उन्होंने पौने दाम में उसको उसी को देना पड़ेगा, तो उसमें उसकी लागत भी नहीं निकलेगी। धीरे धीरे वो इस तरीके से गुलाम होता चला जाएगा, अपनी जमीन बेचने पर मजबूर हो जाएगा। फिर बात ये आती है कि जो राइट होता है, सबका अधिकार होता है कॉन्स्टिट्यूशन में, संविधान में कोर्ट जाने का, वो अधिकार भी इसमें छीन लिया है हमसे कि हम कोर्ट भी नहीं जा सकते। तो इतना काला ही काला भरा पड़ा है। ये बिल किसके लिए बना है ये समझने की बात है। कॉर्पोरेट जगत को फायदा देने के लिए बिल बनाया गया है। तो हम देश को पूंजीवादी सिद्धांत पर नहीं चलने देंगे, समाजवाद के सिद्धांत पे लाएंगे और जो क्रांतिकारियों की परिभाषा थी समाजवादी वतन बनाना, वो समाजवादी वतन बनाएंगे हम देश में। अपने तो इस आंदोलन की मुख्य मांग थी MSP का काम, नहीं पहले धीरे MSP थी, है और रहेगी। बता देता हूँ, बोलने से MSP नहीं होती। आपको ताजा उदाहरण बता देता हूँ, क्योंकि क्या है, बहुत सारी बातें करने से मतलब नहीं है। एक छोटा सा उदाहरण समझ लीजिए। आज घर की रसोई गैस जिस पर सब्सिडी मिला करती थी और मोदी जी ने कहा था कि बहनों भाइयों, ये सब्सिडी अब आपके सीधे खाते में आएगी, और आज देख लीजिए उन खातों की हालत, उनमें सब्सिडी आना बंद हो गई है। जो गारंटेड सब्सिडी थी, अगर वो छीन ली जा सकती है तो ये तो कानूनी नहीं बना है, ये तो गारंटेड ही नहीं है। लेकिन आप देखिए, इस आंदोलन की गूंज स्पेन तक पहुंच गई और स्पेन में स्वतः ही किसानों को MSP दे दी गई है। इससे बड़ा दुख नहीं होगा कि हमारे देश के आंदोलन का प्रभाव दूर देशों में पड़ रहा है, लेकिन हमारे देश में नहीं पड़ रहा। और यही कानून 1960 में यूरोप लेके आया था। आज वहां के किसानों की हालत यह है कि उन्हें जिंदा रखने के लिए $425 बिलियन सब्सिडी दी जा रही है। हमारा देश कभी इतनी सब्सिडी नहीं दे सकता। ये समझना होगा, ये कानून सिर्फ और सिर्फ फांसी का फंदा है। आज डालो कल डालो, इससे किसानों को सिर्फ मरना है, बंधुआ गुलाम बनना है, जो हम नहीं होने देंगे। सरकार के नेताओं का कहना है किसान यहाँ आंदोलन करने नहीं बल्कि पिकनिक करने आए। ये संसद में बैठ के क्या सेवा कर रहे हैं? ये दल्ले लोग ये व्यापार कर रहे हैं, और ऐसा व्यापार कर रहे हैं जिसमें शुद्धता नहीं है जरा भी। अगर जरूरत पड़ेगी तो हम BJP के सांसद विधायकों का सामाजिक बहिष्कार करेंगे, और अब हर महापंचायत से आवाज उठेगी कि इनको इनके घरों में भी नहीं घुसने दिया जाए, वहां भी इन्हें मारा पीटा जाए सालों को, अगर इस तरीके की बातें जनता के साथ की जाएगी तो।
नहीं, यहाँ देखो महापंचायत की ये बात है तो महापंचायत ऐसी है या कहना कि भीड़ इकट्ठी करने से कानून वापस नहीं होगा। तो भैया ये लोग भीड़ इकट्ठी क्यों करते हैं? अभी बंगाल में एक बड़ी रैली दिखाकर ये क्या दिखाना चाह रहे थे कि इनके संग इतनी भीड़ है? वो भीड़ नहीं थी। हमारी भीड़ भीड़, तुम्हारी भीड़ भीड़ नहीं। मतलब हम करें, तुम करो तो डांस, हम करें तो मुजरा, ये तरीका होगा क्या? हाँ, ये सब नहीं चलेगा। और भीड़ से कानून बदलते हैं, भीड़ से सरकारें बदलती हैं, भीड़ नहीं होती। ये लोकतंत्र होता है, ये प्रजातंत्र होता है। जो वोट से सरकार बनाता है वो वोट से सरकार गिरा भी देता है। इतना विरोध होने के बाद, इतनी तो महापंचायत हो रही है, उसमें इतनी भीड़ ये तो होने सब के बाद भी की ओट पहाड़ होती है, 50 साल राज करेंगे तो कैसे करें? तिड़के का भी सहारा होता है ये हमारे। शायद उनको ईवीएम पर पूरा भरोसा है और जो मैनिपुलेशन है, क्योंकि उनने चारों के चारों स्तंभ आज खरीद रखे हैं। आप देख लीजिए, विधायिका ने कार्यपालिका खरीद ली, विधायिका ने न्यायपालिका खरीद ली, विधायिका ने आज क्या कहती है पत्रकारिता खरीद ली। तभी तो आज पत्रकारिता का चेहरा दागदार हो गया है, जिसे बार बार गोदी मीडिया कह के पुकारा जाता है। कभी पत्रकारिता के ये दिन होते थे क्या? अरे पत्रकार अपनी कलम से एक शब्द लिख देता था, वो क्रांति बन जाता था। आज उनके शब्दों में दम नहीं बची। आज तो पता है वो दिन आएगा, आप देख लीजिएगा, जब अपनी खबर चलाने के लिए ना इनको अपने माँ बाप की सौगंध खानी पड़ेगी, तब भी लोग इन पर भरोसा नहीं करेंगे, इन पर भरोसा नहीं करेंगे। वो दिन आ जाएगा ऐसी मीडिया के ऊपर। आज 100 दिन पूरे हो गए हैं और कई जगह देखने को मिला है कि किसान अपनी खड़ी फसल को उजाड़ने लगे। क्या वो सही है? खड़ी फसल देखिए, बात तो मैं कहूँगा बिल्कुल सही नहीं है। खड़ी फसल को बिल्कुल नहीं उजाड़िए, क्योंकि ये फसल किसी न किसी वंचित व्यक्ति के काम आ सकती है, उसे दीजिए। लेकिन क्या करें, ये इरिटेट कर देते हैं। ये कहते हैं किसान नहीं है, ये किसान नहीं है। तो किसान ने अपनी खेत में जाके उस फसल को उजाड़ कर ही बता दिया कि उजाड़ वही सकता है जिसने बोया हो। इसलिए उसने उजाड़ के बताया कि हम किसान हैं, इसलिए बताया। लेकिन ये काम, ये उकसाने का काम दिल्ली मीडिया कर रही है, दलाल मीडिया ये लोग करवा रहे हैं। इनको बंद करवाइए पहले, तब कुछ होगा। मीडिया पे कह रहे कि उकसाने का काम मीडिया कर रही है, नहीं कि बल्कि ये तो तब से एक ये राकेश टिकैत जी का बयान आया था कि हम अपनी फसल में आग लगा देंगे। उस बयान के बाद ये घटनाक्रम शुरू हुआ है। यार, हमारे टिकैत साहब ने कहा था फसलों में आग लगा देंगे। चलो मैं और बड़ा करता हूँ अंधभक्ति में, हम तो दूर देशों की भी फसलों में आग लगा देंगे अगर हमारे देश में हमें न्याय नहीं मिलेगा तो। और बताओ, किसान नहीं मानोगे तो हम वहां जाके भी पाकिस्तान में भी जाके आग लगाए आएंगे। अब आप कहोगे मैं पाकिस्तान क्यों जा रहा हूँ? इसलिए जा रहा हूँ, अंधभक्त भी दौड़ दौड़ के पाकिस्तान जाते हैं, मैं भी जाऊंगा पाकिस्तान तक। अब मैं भी वही अंधभक्ति से जवाब दूंगा इन्हें। अगर हमारे टिकैत साहब इतना बोलेंगे तो मैं अब इतना बोलूंगा। लेकिन हमारे किसानों को ऐसा नहीं करना। उनको मैसेज देना चाहता हूँ कि ऐसा मत कीजिए। वंचित लोगों को ये फसलें दीजिए और इनको संभाल के रखिए। हमें उग्र नहीं होना। ये आंदोलन अहिंसा से चल रहा है, हिंसा से ही चलेगा और हम इसे जीतेंगे। सर, आपसे पूछना चाहेंगे, अब जो सरकार कह रही है कि किसान अपने मुद्दे से हटके राजनीति पे आ गई है, तो सरकार एक वक्त वो था और राजनीति किसान आंदोलन को राजनीति का रंग दिया जा रहा है सरकार द्वारा। किसान आंदोलन कोई राजनीतिक आंदोलन नहीं है। किसान अपना हक मांग रहा है, तो सरकार अनाप शनाप बयानबाजी कर रही है, उसी के सजा में मीडिया भी लगी हुई है। इसलिए किसान भी कह रहे हैं कि हम बंगाल जाएंगे, कर्नाटक जाएंगे। ये तो करेंगे, ये तो हम लोग इसे करेंगे। उनको उन्हीं की भाषा में जवाब देना पड़ेगा। जो चाहते हैं उसी के भाषा में, उन्हीं के भाषा में उनको जवाब दिया जाएगा, तभी उनको समझ में आएगा। बात करूंगा कि राजनीति के बारे से राजनीति नहीं है। चुनाव बाकी राज्यों में जो महापंचायत है, बाकी राज्यों में क्यों नहीं? जैसे बंगाल में इलेक्शन, कर्नाटक में इलेक्शन, वहीं क्यों खास करके? हम लोग लेकिन मिर्जापुर जाए, यूपी जाए हैं, हमारे तो चुनाव नहीं है। पंचायती चुनाव है 2022 में। चुनाव तो जो चलता है, पंचायत का कोई मतलब नहीं है। लेकिन ये हमारा असल मुद्दा है कि भाजपा के लोग हम अपने गाँव में घुसने जैसे आप लोग दावा करें कि भाजपा के नेता गाँव में घुसा नहीं, उसी आधार पे जो यूपी के सीएम है योगी आदित्यनाथ जी, वो कहते हैं कि हम डंके की चोट 2022 में भी आएंगे। तो डंके की चोट का मतलब क्या है? घमंड हो गया है, उनको गरूर हो गया है कि मैं, और चाहे जो भाई तो बोले ईवीएम का उनको विश्वास लेकिन ये चलेगा नहीं। राहुल का घमंड चला गया, तो जो भी घमंड करता है बहुत दिन टिकेगा नहीं। जवाब मिलेगा किसान अपने जाएगा नहीं, आंदोलन समाप्त नहीं होगा। आंदोलन गाँव में
और माँ से बेटी पैदा महंगाई के ऊपर तो पेट्रोल 100 से ऊपर चला गया। यहीं अगर ये कांग्रेस की सरकार थी तो बीजेपी नेता अर्जुनंदन बेटी न होती तो संसार न होता, बेटी न होती तो परिवार न होता, बेटी न होती तो आप भी न होते, और बेटी न होती मैं भी न होता। दो खोल हैं, एक पार्टी धर्मनिरपेक्षता के नाम पे चलती है और एक धर्म के नाम पे चलती है। ये वो दो सांप हैं जो खोल बदल लेते हैं कभी भी। जिसकी सरकार बनती है उस तरफ पहुंच जाते हैं, जिसकी सरकार बनती है वो इस तरफ आ जाते हैं। असल में इसमें जनता ही मरती है, होता कुछ नहीं है। महंगाई की गर्त में जनता जाती है। बड़े बड़े नेता कभी नहीं परेशान होते, ना वो नोटबंदी की लाइन में लगे, ना जीएसटी पे उन पे कोई प्रभाव पड़ा। आज कृषि कानून पे भी उन पे कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा। मैं महंगाई पे आ रहा हूँ, क्योंकि आज पेट्रोल जब 100 के पार जा रहा है और हमारे पड़ोसी देशों में पेट्रोल कम रेट में बिक रहा है, जो यहीं से लेते हैं पेट्रोल, तो ये समझना होगा कि 30 रुपए प्रति लीटर पेट्रोल की दर है, लेकिन उस पर टैक्स इतना लगाया जा रहा है कि पेट्रोल 100 के पार चला गया। मतलब जितने का पजामा नहीं उससे ज्यादा का नाड़ा कर दिया है इनने। तो ये महंगाई की जो बात है ना, ये टैक्स इसलिए इतना वसूल रहे हैं कि जनता पे उस महंगाई की मार को, जो मोदी जी ने, मैं आपको एग्जैक्ट फिगर बता रहा हूँ, ये देखिए 64 लाख करोड़ तो इनने करीब कॉर्पोरेट जगत का माफ किया, और अभी 1064 लाख करोड़ का कर्जा वर्ल्ड बैंक से मोदी जी ने ले लिया है पिछले 7 सालों में। जिस कर्जे को चुकाने की अब इनमें हिम्मत नहीं है। अब ये देश की जनता को कृषि कानून के तहत या टैक्सों के तहत निपटा के जाने वाले हैं, इसलिए ये हर चीज का रेट हाई रखे हैं। और मैं फिर कहूंगा इसी बात पे महंगाई पर कि महंगाई आप देखिए, अगर पेट्रोल का रेट बढ़ेगा तो ट्रांसपोर्टेशन का रेट बढ़ेगा, ट्रांसपोर्टेशन का रेट बढ़ेगा तो एफएमसीजी प्रोडक्ट जो है उनके रेट बढ़ जाएंगे, हर चीज का रेट बढ़ जाएगा, तो महंगाई हर चीज पर बढ़ेगी, हर जगह बढ़ेगी महंगाई। तो मुझे आज समझ नहीं आ रहा है कि ये मेनस्ट्रीम मीडिया इस बात को क्यों नहीं उठा रहा है कि ये नेशनलिज्म इसे आज बता रहा है। पहले ये से क्या कहते हैं, कहीं ना कहीं करप्शन बताता था, भ्रष्टाचार बताता था, आज ये राष्ट्रवादिता से जोड़ रहा है। तो ये दोहरा चश्मा कहाँ से लाते हैं ये लोग? ये दोहरा चश्मा ऐसा है कि एक तरफ ये गोरक्षा अभियान चलाते हैं, दूसरी तरफ गौकत्ल खाने भी यही खुलवाते हैं। देश हमारा जो बीफ एक्सपोर्ट में नंबर 3 पे था, आज नंबर 1 पर है इनके कार्यकाल में। और आज देश पता है आपको भुखमरी की स्थिति में आ गया है। आज मोदी ने इतने रूप बदल दिए हैं कि बहरूपिया लगने लगा है, बगला भगत लगने लगा है। मैं उसके लिए चंद एक लाइनें कहूंगा कि है बहुत अंधियार, अब सूरज निकलना चाहिए, और जिस तरह भी हो ये मौसम बदलना चाहिए। जो रोज रूप बदलते हैं लिबासों की तरह, अब जरा जोर से जनाजा इनका निकलना चाहिए, इनका निकलना चाहिए। इस बार चुनाव में जनाजा इनका निकलेगा और हर वोट पे चोट होगी। अब वो कह रहे कि हम देश, क्या आपको देश के प्रधानमंत्री पे भरोसा नहीं? उसमें सूचना देना, मैं कड़वा कह दूं, जिसकी लुगाई ने भरोसा नहीं किया, जिसकी माँ ने भरोसा नहीं किया, जिसके बाप ने भरोसा नहीं किया, उस पर देश की जनता भी भरोसा नहीं करेगी। और मेन स्ट्रीम मीडिया ने जिस तरीके से परोसा था इसे विकास के नाम पे, विज्ञापन एजेंसी की तरीके से, जैसे एक क्रीम को बताते हैं कि फलानी क्रीम लगाइए 7 दिन में गोरे हो जाइए, नीम का तेल लगाइए 10 दिन में बाल उगाइए, तो लोग क्या करते हैं, गलती से एक बार वो क्रीम ले आते हैं, वो तेल ले आते हैं। ऐसे ही गलती कर दी ना, नहीं, दूसरी बार ईवीएम ने गलती की है, पहली बार हमने की है, दूसरी बार ईवीएम ने की है। पहली बार हमने क्रीम लगा ली, गोरे नहीं हुए, फेंक दिया था, लेकिन दूसरी बार ईवीएम से लगवा के ये फिर आ गए और अब ये बता रहे हैं कि हमने वोट दिया है। मैं वही बता रहा हूँ, तो विज्ञापन एजेंसी ने ऐसे परोसा, लेकिन जो घर का विकास पैदा नहीं कर पाया वो देश में विकास पैदा नहीं कर पाएगा। और मोदी जो संदेश देते हैं, लोग जो सवाल करते हैं कि मोदी ने अपनी पत्नी को छोड़ा, त्याग किया, तो देश का प्रधानमंत्री क्या खुले मन से ये स्वीकार कहेगा पूरे देश से कि प्रधानमंत्री पद के लिए देश की पत्नी को छोड़ना पड़ता है? क्या पूरे देश को रड़ुआ करके छोड़ेगा? फिर विकास कैसे पैदा होगा? कैसे विकास पैदा होगा? मैं तभी तो कह रहा हूँ, क्या देश हित में सब घर छोड़ दें और सब रड़ुए हो जाए? फिर विकास कैसे करवाओगे? विकास नहीं हो पाएगा। ये तो वो लोग हैं यार जो आदमी से शादी कर लेते हैं, इनने तो हिंदू धर्म के संस्कारों को हिड़ के रख दिया, सम्मेलन में विवाह इनने शुरू करवाया। ऐसे लोगों के विषय में ज्यादा पूछोगे, इनकी नेकर खुल जाएगी मेरे सामने। आरएसएस के लोगों का बड़ी खुजली है, ये नर है न नारी है, मोदी को बड़ी खुजली की बीमारी है, इतने देश घूम के आ गया है, इसकी खुजली मिट चुकी है और अभी भी नहीं मिटी है, तो इस बार किसान डंडा डाल के सब खुजली मिटा देगा।